गाइस वेलकम टू द मिलिटर ओपी क्लासेस। गाइस आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस ये फिजिकल केमिस्ट्री का अपना थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस अच्छे से करवा दिया था। अब गाइस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और जैसा कि अपने को याद है कि इसमें से अपने को 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है और यूँ भी मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है वो हटा दिए गए हैं अपने इस ईयर के लिए। तो गाइस इसमें से जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो दैट इज सेल्स, सारे तरीके के सेल्स, गैल्वेनिक सेल अपना और फ्यूल सेल, सब तरीके के सेल हटा दिए गए हैं, उनके यूजेस हटा दिए गए हैं। बट गाइस अपन को यहाँ पर एक टॉपिक रहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको पढ़ने के लिए अपने को सेल्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको जब शी पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आपको इसका अच्छे से सेल्स का अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि सेल्स क्या होता है, किस तरीके से यूज होते हैं वो। तो गाइस ये अपना एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। हाई होप गाइस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। तो गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का अपना सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जितने भी सारे डिवाइसेस है उसमें अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर अपने को केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। सो गाइस क्या बताया मैंने अभी आपको कि किसी केमिकल रिएक्शंस से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जहां पर अपन केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। आज वी नो दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो गाइस ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म की तरफ जाती है। सो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने को क्या करना है, केमिकल एनर्जी से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो बस यहाँ पर अपने पास रहती है दो तरीके की रिएक्शंस। जब दो तरीके की रिएक्शंस साथ में होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब पहली बात स्पॉन्टेनियस समझते हैं अपन। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कहती है अपने को, कोई भी एक ए प्रोडक्ट है वो अपने आप बी में जाना चाहता है, मतलब कि ए प्रोडक्ट है वो बी में जाना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब वो अपनी मर्जी से हो रही है वो रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ए प्रोडक्ट जो है वो बी में आसानी से नहीं जाएगा, अपने को यहाँ पर कोई मैकेनिकल वर्क लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा ही है कि अपने को जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको अपन को स्पॉन्टेनियस बनाना है बाय एडिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। तो उसी तरीके से अपने को ये ए से बी में रिएक्शंस होगी। ठीक है गाइस, आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल है। जैसे कि ये एक पहाड़ है, यहाँ पहाड़ से अपना झरना गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिरना इज स्पॉन्टेनियस। ऊपर से झरना नीचे गिरता है इज स्पॉन्टेनियस। बट अब ये नीचे से नीचे जो झरना है अब इसको ऊपर पहुंचाना है तो अपने को कोई मैकेनिकल वर्क चाहिएगा ना। सपोज ये यहाँ पर टंकी रखी है एक, ठीक, अब अपने को यहाँ से पानी पहुंचाना है, तो पानी पहुंचाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर मोटर लगाएंगे, मोटर से पानी ऊपर जाएगा। दैट सिंपल आज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए अपने को मैकेनिकल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अच्छे से समझ में ही होगी। अब गाइस नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पर अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स जहां एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ करता है वहीं दूसरी तरफ अपने को रिडक्शन मिलता है। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आपको अच्छे से ये टर्म्स समझ में आने चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और जब दोनों रिएक्शंस होती है तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना यही टॉपिक चलेगा, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही सारी चीज अपने को इसमें समझनी है। और अगर गाइस एक बार ये चीज समझ में आ गई देन दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल फॉर यू। ओके गाइस, अभी अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस अब अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
अब गाइस ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बन रही है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब गाइस ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन्स होता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। एक और क्या है? इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा ना। सब एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि Zn है, Zn नॉर्मल मेटल है, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। तो अब रेडॉक्स क्या हो गया? इसी का ऑपोजिट। रिडक्स क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ओरिजिनल स्टेट में जाता है, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल कॉपर ले लो, जैसे Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर मेटल बना लेगा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और जब ये दोनों चीज साथ में होती है किसी सेल में, तब जाके अपना एक सेल कंप्लीट होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जिससे कि अपने को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है वहां पर। तो आई होप गाइस के आपको अच्छे समझ में होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट टर्म एक और टर्म है जो ऑक्सीडेशन कराता है, मतलब जिस मेटल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि ये जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या बोला जाएगा जिंक को? रेड्यूसिंग एजेंट। एंड रिडक्शन, जिस मेटल पर रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप गाइस ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ में ही होगी, क्योंकि गाइस अगर रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आ गई एक बार, देन ये चैप्टर में बस यही चल रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब गाइस अपन पढ़ेंगे एक सेल दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। उस सेल से ही मैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। सो गाइस अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या होता है? 2 हाफ सेल्स होते हैं। एक हाफ सेल में अपने पास हो रही होती है रिडक्शन और एक हाफ सेल में अपने पास हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। तो बस पहले अपन हेडिंग बनाते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which can convert a chemical energy into a electrical energy is called a electrochemical cell। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही होगी और उस केमिकल रिएक्शन से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होगी। अब गाइस सपोज करते हैं अपन एक हाफ सेल बता देता हूँ मैं आपको कि हाफ सेल किसे कहते हैं अपन। सपोज कीजिए कि ये अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में अपने पास जिंक की रोड है और इसको अपन ने डिप कर रखा है इसी के सॉल्यूशन में। इसी का सॉल्यूशन मीन्स ZnSO4। ठीक, इसको अपन ने ZnSO4 में डिप करके रख रखा है जिंक की रोड को। अब पता है जिंक पे क्या हो रहा होगा? जिंक पे होता है ऑक्सीडेशन। जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है मीन्स Zn जो है यहाँ पर अपना Zn जो है वो Zn काय में जाएगा? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, Zn काय में जा रहा है? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब ये यहाँ पर इसमें जो है इस मेटल प्लेट से क्या निकलेंगे?
इस प्लेट से अपने पास निकलेंगे Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स। अब Zn2+ तो एक्वस है, Zn2+ तो एक्वस आ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड हाफ सेल। अब इस हाफ सेल में क्या हो रहा है अपने पास, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इस हाफ सेल में हो रही है। तो अब इसमें तो अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता कर सकते, किसका इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा, कैसा क्या है, पता नहीं अपने को कुछ भी। तो अपने को एक नेक्स्ट मीन्स इससे ज्यादा पोटेंशियल लो या इससे कम पोटेंशियल का, अब यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना गाइस, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इससे डिफरेंस इलेक्ट्रोड जब अपन लेंगे, दैट इज अब मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर, ये मैंने यहाँ पर कॉपर की रोड ली। अब कॉपर की रोड ली तो मैं सॉल्यूशन क्या लूंगा, सेम आयन का सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। सेम आयन का सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लिया मैंने। अब जब गए CuSO4 लिया मैंने, तो कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ करता है, कॉपर पे रिडक्शन होता है। Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में जाएगा। अब जब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे अपन, वाई ये साल्ट ब्रिज, ये क्या है, ये है साल्ट ब्रिज। और जब इसको अपन एक सोर्स से जोड़ देंगे, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा और अपने को ये वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग बता देगा कि ये जो सेल है, ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब गाइस इसको कनेक्ट तो कर दिया अपन ने, अब आप सोच रहे होंगे कि साल्ट ब्रिज क्यों लगाया अपन ने। अब साल्ट ब्रिज इसलिए यहाँ पर यूजेस का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। यहाँ पर होता क्या है कि ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स जो छोड़ता है, ये Zn2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इधर जाते और कॉपर 2+ एक्वस में जो रहता है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर ये कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पे जो है अपने पास ये कम हो जाती है। ये कॉपर जिंक की रोड कम होती है और कॉपर की रोड यहाँ पर अपने को बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसी तरीके से गाइस ये एक अपना गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर काम करता है। और साल्ट ब्रिज का फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना है। इसमें अपने को क्या डाल के रखना है, द पेस्ट ऑफ KCl, कोई से भी सॉल्ट का आप इसमें KNO3 ले लो या KCl ले लो, मतलब कोई सा भी सॉल्ट ले लीजिए और उसका पेस्ट बना के रखना है अपने को इसके बीच में, ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखे। अब बस ये जो है ये अपना रहता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। अब वैसे यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है कि कहाँ पर नेगेटिव मानना है, कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ अपने को एक सेल में समझनी रहती है। तो बस इसका सबसे अच्छा तरीका, एक तरीका ये है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक वर्ड याद रखना है, दिट इज कॉल्ड लोन, LOAN। इस वर्ड को आप ध्यान से देखना, अभी आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ही बार में याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। L स्टैंड फॉर लेफ्ट, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड एंड N स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या बताया मैंने आपको कि L जो है इट इज फॉर लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो वहां पर क्या बनेगा, एनोड एंड विच गिव्स अस नेगेटिव साइन। आज सिंपल, कितना सिंपल है। लोन सिर्फ एक वर्ड ही याद रखना है आपको। अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता हो आपको एग्जाम में लिखने के लिए, वैसे आएगा नहीं बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, अगर जब कभी समझ में नहीं आए कहाँ पर पॉजिटिव लेना, कहाँ नेगेटिव लेना, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कहाँ रिडक्शन हो रहा होता है, उसके लिए आपको सिर्फ ये एक वर्ड याद रखना है, लोन। अगर आपको एक साइड लेफ्ट साइड का पूरा पता चल गया तो आप राइट हैंड साइड तो यूँ ही पता कर सकते हो कि राइट पे रिडक्शन हो रहा होगा,
अब गाइस इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? गाइस मेन मेन फोकस कहाँ कर रहे हैं अपन? रिप्रेजेंटेशन पर। सो गाइस मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं, मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, तो गाइस अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। तो ये अपना कन्वेक्शनल करंट इस तरीके से फ्लो होगा, मतलब यहां से यहां अपना करंट फ्लो होगा। अब बात रही इसके रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन? Zn पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Zn 2 प्लस में जा रहा है, और ये डबल स्लैश जो है, ये डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को, और Cu2 प्लस जो है वो कॉपर में जा रहा है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सेल। अब अपन इसको किसी भी तरीके के सेल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस अपने को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन मेटल ऑक्सीडाइज करेगा, कौन मेटल रिडक्शन करेगा, ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। और ये चीज कैसे ध्यान होगी? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके अपने पास एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। एक लिस्ट दे रखी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होंगे, कौन स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, वीक रेड्यूसिंग या स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, सारी चीज आपको उसमें दे रखा है। गाइस मैं यहाँ पर उसको ला तो नहीं सकता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, बट गाइस आप उसको अच्छे से समझ लेना। एनसीईआरटी से अपनी बुक में भी दे रखा है, तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ अपना सेल का टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जैसे कि अपने को पता है कि किसी भी सेल को अपन लेते हैं, सपोज कीजिए ये सेल है। अब इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट दे रखा है। अब 12 वोल्ट पोटेंशियल है, मीन्स होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग समझते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? हर बार कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी होता है, समझ में आ जाता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है? अब गाइस 11th में अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि रखी टंकी ऊपर रखी टंकी एक नीचे रखी टंकी को ही भर पाएगी, मतलब नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा पानी, ऊपर से नीचे ही आता है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना वहां पर, हाइट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसी को अपन कहते हैं पोटेंशियल। अब यहाँ पर भी अपना कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वरना बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कहीं ज्यादा पोटेंशियल होगा, कहीं कम होगा, तभी तो चीज फ्लो करेगी, वरना ऐसे कैसे फ्लो हो रहा है? तो इसमें अपने को किस तरीके का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो अपन देखते हैं, और उसी के बाद अपना कंसेप्ट आएगा शी का, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, अपन ये टॉपिक भी यही करेंगे। सो गाइस अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। उसी के बाद अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे जब अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे। तो गाइस आइए अपन समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सपोज करना है अपने को यहां पर कि एक बीकर में अपने पास मेटल स्ट्रिप है, दैट इज एम, एनी मेटल इज देयर। सो गाइस ये एक मेटल स्ट्रिप है, इसको अपन ने इसी के आयन वाले सॉल्यूशन में इसको डिप्ड करके रखा है। ये इसमें क्या है? एम एन प्लस आयन्स है। अब गाइस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे। कुछ भी मीन्स यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि ये मेटल जो है, ये मेटल जो है, ये एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके एम मेटल जो है, मतलब मेटल पर, इस मेटल प्लेट पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एम एन प्लस स्टेट में चला जाए। पहला केस तो ये बना अपना। सेकंड केस क्या बन रहा है अपना यहाँ पर कि एम एन प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स है, एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो है, आयंस जो है यहाँ पर, वो आयंस एन इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से स्ट्राइक करके एम मेटल में चले जाए। या थर्ड केस ऐसा हो कि ये मेटल जो है एम एन प्लस जो है, एम एन प्लस आयंस जो है, ये एम एन प्लस आयंस इससे स्ट्राइक करके और बिना कुछ रिएक्शन के वापस एम एन प्लस ही रहे। तीसरा केस ये है। तीसरा केस क्या है कि एम एन प्लस स्ट्राइक करेगा मेटल से बट कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तीन केसेस बन रहे हैं।
अब इन 3 केसेस से अपने को क्या समझना है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा, पहले केस की बात कर रहे हैं अपन, जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव चार्ज। तो इस समय मेटल की स्ट्रिप पर अपने पास होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, जब ये चीज अपने पास ऑक्सीडेशन शो कर रही होगी। और सेकंड क्या है, जब ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर जब रिडक्शन हो रहा होता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इस मेटल पर रिडक्शन होगा। तो ये चीज से क्या समझ में आ रहा है अपने को, यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब रिडक्शन हो रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इन चार्जेस का आने का मकसद क्या है, ये चार्जेस आ क्यों रहे, ये चार्ज आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब यहाँ पर Mn प्लस आयंस निकलेंगे, प्लस आयन निकलेंगे तो माइनस आयंस एंटर करेंगे ना, दैट इज वाई नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसी से तो पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो रहा है, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और उसी के सॉल्यूशंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तभी जाके तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन निकालते हैं अपन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the metal and its solution, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही होगा जब उसमें 1 मोलर आयंस, when 1 molar of ions is present in the solution of the same metal, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हेन 1 मोलर आयंस ऑफ अ मेटल प्रेजेंट इन द मेटल सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो आज आएगा इस समझ में, शी की डेफिनेशन क्या बनी अपने पास, व्हेन वी हैव 1 मोल पर लीटर आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको अपन डिनोट करते हैं ई नोट से, काई से, ई नोट से इसको अपन डिनोट करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया होगा। अब सपोज कीजिए जिंक की रोड होगी, तो जिंक की रोड है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, 0.76। अब ये कैसे समझ में आएगा अपने को कि किसके अगेंस्ट अपने को इलेक्ट्रोड, क्योंकि सभी मेटल का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सभी मेटल का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो गाइस सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है। अब किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कैसा है, ये चीज अपने को देखने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए जिसका पोटेंशियल जीरो हो, मींस आर्बिट्री उसकी वैल्यू अपने को जीरो हो, जिसकी वजह से अपन उसके साथ एक हाफ सेल ऐसा चाहिए अपने को जिसका पोटेंशियल जीरो हो, और उसके अगेंस्ट जब अपन कोई दूसरा सेल लगाए, दूसरा हाफ सेल लगाए, तो अपने को वहां पर ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इसलिए एक कंसेप्ट आया है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, यहाँ एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉल्ड शी का कंसेप्ट। इसमें होता क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो के इक्वल रहता है। अब वो जीरो रहता है, इस वजह से अपन दूसरे जो भी मेटल्स है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं उस सेल के अगेंस्ट लगाकर। सो गाइस अब अपन देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सो गाइस ये जो अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये टॉपिक अपने को एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये अपने को 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा इसी में कि राइट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन इट। इसको 5 मार्क्स में अच्छे से दे सकता है एग्जामिनर। इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगी अपनी एग्जाम में, ये सब चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा इसी में। तो गाइस सबसे पहले अपने को करना क्या है,
एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम वायर रहता है। क्या रहता है? एक प्लेटिनम वायर रहता है जो कि ग्लास ट्यूब में सील्ड रहता है। देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एक प्लेटिनम वायर बना लिया और ये यहाँ पर एक प्लेटिनम की फॉइल रहती है। सो ये क्या है, एक प्लेटिनम रोड है और यहाँ पर एक प्लेटिनम की फॉइल रखी हुई है जो कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के साथ कोटेड है। ठीक गाइस, ये अपने पास प्लेटिनम फॉइल इज कनेक्टेड विथ। अब मैंने क्या बताया कि ये जो है ये एक ग्लास ट्यूब में सील्ड है। ये सॉरी, ये एक ग्लास ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब में सील्ड है। प्लेटिनम वायर को ग्लास ट्यूब में सील्ड कर रखा है। और नेक्स्ट इसको इस तरीके से, गाइस मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, तो इसको इस तरीके से फिल कर रखा है। ये अपना मेन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट इसको एक बीकर में प्लेस करना है। अब इसको एक बीकर में प्लेस करना है, ये जिसमें 1 मोलर H प्लस आयन हो। 1 मोलर H प्लस आयन। अब H प्लस आयन काई काई में मिल सकता है? HCl में। HCl में H प्लस आयन मिलेगा अपने को। तो ये अपने पास तो वैसे अब अपन यहाँ पर सबके नाम देखते क्या क्या रहेगा। यहाँ पर है अपने पास 1 मोलर H प्लस आयन्स मीन्स HCl। HCl का सॉल्यूशन अपन ने ले रखा है। ये क्या है अपने पास? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये क्या है? ग्लास ट्यूब which is sealed in a glass tube. It is platinum foil. It is platinum foil coated with finely divided platinum. ठीक। और यहाँ पर अब ये जो है, यहाँ पर अपने को H प्लस गैस फिलअप करना है, मतलब H2 गैस को इनर्ट इंसर्ट करना है। H2 गैस एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। ठीक गाइस, यहाँ पर H2 गैस जब अपन पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन में बबल्स उठेंगे विच कैन क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब ये तो हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन, ये अपना डायग्राम हो गया मेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। लिखना कैसे है गाइस आपको? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर विच इज सील्ड विथ अ glass tube and at the end of it a platinum foil is placed which is coated with finely divided platinum, and it is placed in a, then all this apparatus is placed in a 1 molar H plus concentration आयन सॉल्यूशन। इसको H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में प्लेस्ड कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस इज पास्ड at 1 bar pressure and 298 Kelvin such that the bubbles were released in the solution, such that the standard hydrogen electrode can act as both as a oxidize as a oxidation and reduction। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा इस इलेक्ट्रोड पे, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 के इक्वल मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर दोनों चीज शो कर सकता है। तो गाइस जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, व्हेन शी एक्ट्स एज एनोड, जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होता है? एनोड पे क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। H2 जो है वो H2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स
वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, 2H प्लस आयंस रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके। और व्हेन शी एक्ट्स एज कैथोड, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज होगा, तो कैथोड की तरह यूज होता है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा होता है, 2H प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो बस यहाँ पर ये दोनों चीज हो रही होती है, इस वजह से ही इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 के इक्वल रहता है। सो गाइस अब अपन इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं अपन। ई ऑफ सेल फाइंड करने का है, ई एट राइट माइनस ई एट लेफ्ट। सो गाइस यहाँ पर ई एट राइट, राइट पर क्या हो रहा होगा अपने पास, राइट पर अपने पास होता है रिडक्शन। तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रिडक्शन, जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है उस मेटल का उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो बस ये अपने पास फॉर्मूला रहता है ई ऑफ सेल फाइंड करने का, कि उसका ईएमएफ क्या होगा। सो गाइस मैं आपको अब समझाता हूँ कि मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन। अब यहीं पर अपन एक सेल जोड़ देते हैं, जिंक वाला सेल मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। कौन सा सेल जोड़ा मैंने, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड का सेल जोड़ा, यहाँ पर नेगेटिव साइन बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन बनेगा। और यहाँ पर ये अपन ने ले लिया ZnSO4 और जिंक इलेक्ट्रोड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Zn जो है वो Zn 2 प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा H2 प्लस आयंस जो है वो जाएगा अपने पास H2 में। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पर इसका इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। ये अपने को यहाँ साल्ट ब्रिज क्रिएट करना है, Zn 2 प्लस में जा रहा है और H प्लस जो है वो H में जा रहा है, 2H प्लस H2 में जा रहा है। ये अपना सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब गाइस ई ऑफ सेल फाइंड करना कैसे सिखाया मैंने आपको, ई एट रिडक्शन माइनस ई एट ऑक्सीडेशन, ई एट ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा होगा, यहाँ पर अपने को पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 के इक्वल रहता है, तो 0 माइनस, और जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0.76, दैट इज 0.76। तो ई ऑफ सेल कितना निकला, माइनस 0.76 वोल्ट। अपना इसी तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो गाइस अपने जिंक का इलेक्ट्रोड क्या निकला, माइनस 0.76। ये अपने को याद होना चाहिए, जिंक का इलेक्ट्रोड 0.76 वोल्ट के इक्वल रहता है। तो आई होप गाइस कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, किस तरीके से यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करी है। एंड तो ये अपना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट। और ये क्वेश्चन आ सकता है, अपने को यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ये एक सेल किस तरीके से अपने को मेजरमेंट करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, उसका कैसे बनता है, वो ये सब चीज़ अपने को 5 मार्क्स में समझानी रहेगी। सो आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इस वजह से लॉन्ग हुई है। एंड गाइस केमिकल सेल का अपना एक यूज़ और है, दैट इज इन पेसमेकर। पेसमेकर गाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी हार्ट पेशेंट के हार्ट में लगाया जाता है। जब उसकी धड़कन बंद हो जाती है तो वहाँ पर एक छोटा सा डिवाइस रहता है, उसमें भी सेल लगा हुआ रहता है, उसकी लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा रहती है उस सेल की। तो जब भी अगर दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो पेस मेकर एक झटका देता है और वो झटके से वो चल जाता है। तो गाइस देखा आपने कितना बड़ा यूज़ बताया मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। ये सेल्स किसी इंसान की जान भी बचा सकता है। सो आई होप गाइस आपको ये बात अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो मैंने वीडियो डाली थी अभी, एक स्टोरी बताई थी मैंने, अभी जो स्टोरी बताई थी वो स्टोरी आपको कैसी लगी है, मेरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।